तो सलार चाहे जैसी भी मूवी हो, लेकिन इसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग था ना वो काफी तगड़ा था और इस पॉइंट पे हम सभी लोग एग्री करते हैं ही। लेकिन उसके साथ साथ इसके सेकंड हाफ में हमें जो भी 40-50 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमें इंटरनल पॉलिटिक्स और जो रिवेंज स्टोरी देखने को मिली है वो काफी तगड़ी थी और जो चीजों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है इसके सेकंड पार्ट के लिए। लेकिन चीजें काफी फास्ट पेस पे मूव हो जाती है जिसके चलते ज्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम सलार की स्टोरी और इसके एंडिंग के ऊपर बात करने में रहे। तो हाँ भाई लोग, अभी तक जिन्होंने मूवी नहीं देखा ना भाई लोग थोड़ा संभाल कर चलना, क्योंकि आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो इसमें मेनली स्टोरी हमें एक ही जगह के आसपास घूमती हुई नजर आती है जिसका नाम होता है खानसार, जिसे 3 कबीलों ने मिलकर बनाया था और इन तीनों के तीनों कबीलों को अलग अलग डिफरेंट एनिमल से स्पेसिफाई किया गया था, जिसमें से एक था मन्नार, दूसरा था शौरंगन और तीसरा था खानसार। लेकिन ये खानसार एक ऐसी जगह थी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लोगों में इसकी काफी ज्यादा दहशत थी और इंडिया में जो भी इलीगल बिजनेस होते थे ना इस सभी में इस खानसार को हिस्सा मिलता था और इंडिया के कुछ भी रूल्स खानसार पे अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन खानसार के रूल इंडिया पे जरूर अप्लाई होते थे और लोगों में इसकी दहशत इतनी थी कि लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। और इन तीनों कबीले के अलग अलग लीडर्स तो है ही, लेकिन इनमें से कोई ही एक आगे जाके करता बनता है, विच इज बेसिकली किंग, जो इन सब पे रूल करता है। और देखो ये जो राजा वाली पोस्ट है ना ये सभी कबीलों में रोटेशन वाइज सर्कुलेट होती रहती है और इन सबको 2000 सालों से भी बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन हमारे लिए ये स्टोरी शिव मन्नार के करता होने के बाद से चालू हो जाती है, जहाँ पे इसने एक बड़े से खानसार को हैंडल करने के लिए उसे 101 टेरिटरीज में बांट दिया और इन सब में उन्हें 100 स्टाफर जो कि पतला वाला कड़ा पहनते हैं उनको इसमें बांट दिया और इन सब की एक कड़े की वैल्यू होती है 1 वोट। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि 61 काफर्स के ऊपर भी आता है 8 सरदार होते हैं जो कि एक मोटा वाला कड़ा पहनते हैं, जिनके 1 वोट की वैल्यू 3 वोट इतनी बराबर होती है। लेकिन इन सब के ऊपर आता है कर्ता, जो कि लंबा वाला कड़ा पहनता है जिसके 1 वोट की वैल्यू 15 वोट्स के बराबर होती है, जो कि पहले शिव मन्नार थे जिनकी डेथ हो गई 1985 में। जिसके बाद एज पर रूल तो शौरंगाना कबीले का लीडर धारा को कर्ता बना था, लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसने पूरे शौरंगाना कबीले को रात में ही मरवा दिया। और इस मूवी के एक डायलॉग से ऐसा लगता है कि जो शौरंगाना कबीला था ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते वो मन्नार कबीले से कभी भी फेस टू फाइट में उसको हरा दे सकता था। इसलिए राज मन्नार ने उनको रात में ही मरवाने का प्लान बना दिया और उसमें सक्सेसफुल भी हो गया, वो आगे जाके करता भी बन गया। लेकिन फिर 2010 में उसने उसके कॉन्स्टिट्यूशन जिसे वो निबंध कहते उसमें उसने एक चेंजेस किए, जिसके चलते अब 8 में से 5 सरदार की जो पोस्ट है ना वो घनियार ट्राइब के पास है और इसलिए से बस पीस के लिए इसे किया था। लेकिन ये सारी तो मूवी की बेसिक चीजें थी। अब मजे तब चालू होते हैं क्योंकि ये सब मूवी के सेकंड हाफ में हमें बताया जाता है और इसमें एक फैमिली ट्री भी है जो कि कंफ्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बस इतना ध्यान में रख लो कि राज मन्नार को एक बड़ा बेटा है जिसका नाम रुद्रा है और पृथ्वीराज का बेटा उसका छोटा भाई है, लेकिन ये सेकंड वाइफ से और इन दोनों की एक बड़ी बहन भी है। और चीजों का इंटरेस्टिंग होना तब चालू होता है जब राज मन्नार एक दिन अचानक से घोषित कर देता है कि वो खानसार छोड़ के बाहर जाने वाला है किसी एक वेपन डील को रोकने के लिए, और वो जाते वक्त अपनी बड़ी बेटी को एक्टिंग करता घोषित करके जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने वेपन डील ये नाम सुना ना तब मुझे रियलिटी में लगा कि अब इसमें हमारे रॉकी भाई की एंट्री हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में ही इन्होंने थैंक यू यश करके लिखा हुआ था यार। तो मुझे लगा कि शायद रॉकी भाई की एंट्री होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन राज मन्नार के जाने के बाद ना चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि इन सबको कुर्सी तो चाहिए, जिसके चलते ये लोग आपस में लड़ने वाले होते हैं। पृथ्वीराज का कैरेक्टर लिटरली मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी सीज फायर अनाउंस हो जाता है। लेकिन रुद्रा का कैरेक्टर निबंधक के अनुसार उसे चैलेंज कर देता है, जिसके चलते अब सीज फायर होगा या नहीं, इन दो चीजों के जवाब के लिए 9 दिन के बाद वोटिंग रखी जाती है। और इन 9 दिनों में सभी लोग अपनी अपनी आर्मी खड़ी कर रहे होते, कोई साइबेरियन बुला रहा है, कोई रशियन खड़ी कर रहा है, मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। लेकिन इसमें हमारा पृथ्वीराज का कैरेक्टर बस अकेले देवा यानी कि प्रभास के कैरेक्टरों की लेके आता है और अब वोटिंग का दिन में वोटिंग सीज फायर के खिलाफ जाती है, जिसके चलते अब वॉर स्टार्ट होने ही वाला है। लेकिन इतने में हमें यह समझ में आता है कि रुद्रा यानी कि राज मन्नार का बड़ा बेटा या उसके मामा के साथ मिलकर गद्दी के खिलाफ जा चुका है और इन सभी चीजों का प्लानिंग पहले से ही कर रहा था राज मन्नार का दामाद भारवा, जो कि मन्नार एक्चुअल में है ही नहीं, वो तो एक्चुअली शौरंगाना ट्राइब को बिलोंग करता है। जिसका एक्सप्लेनेशन हमें ऐसा दिया जाता है कि जब सभी लोग शौरंगाना वाले मर रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चों को गटर में उतार के छुपाया गया था और वो सभी बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वो घात लगा बैठे कि कब उनको मौका दे रहे और कब वो
इन सबको मार दे। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि एंड में हमें एक और ट्विस्ट ये दिया जाता है, क्योंकि एक बंदा राज मन्नार को ये बात बताता है कि हम सभी लोग तुझे इसी थ्रोन के साथ जलाने के लिए तुले हुए हैं सिवाय एक के। और कट्टो हमें प्रभास के कैरेक्टर को चेहरा देखने को मिल जाता है, यानी कि देवा का चेहरा देखने को मिल जाता है। और हमें ऐसा बताया जाता है कि ये धारा जो कि शिव मन्नार के बाद कर्ता बनने वाला था, ये उसी का ही बेटा है जिसे बचपन में वेदा यानी कि हमारे पृथ्वीराज के कैरेक्टर ने अपना इलाका देके बचाया था। और इसके साथ साथ ही ये सवाल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि क्या देवा को पता है कि वो शौरंगना ट्राइब से बिलोंग करता है। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि हम उसे वही रिचुअल फॉलो करते हुए नजर आ जाते हैं जो शौरंगना ट्राइब के लोग कर रहे होते हैं। और वेल यही सभी चीजें इसके सेकंड पार्ट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहने वाली है। और ये सभी चीजें यानी कि जो फ्लैशबैक है ना, ये हमें इसके सेकंड पार्ट के फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शायद इसके सेकंड हाफ में हमें आज की यानी कि 2017 की स्टोरी शायद देखने को मिल जाए। वेल लेकिन ये जो सभी चीजें थी ना, इसमें इन्होंने इस मूवी में काफी कम टाइम दिया था, यानी कि लगभग 40-50 मिनट में हमें ये सभी चीजें देखने को मिल जाती है, वो भी सेकंड हाफ के एंड में ही। लेकिन अगर इन्हीं सभी चीजों को अगर और भी थोड़ा समय दिया जाता ना, तो ये चीजें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ में आती और वो और भी अच्छी तरीके से हमें हिट हो जाती। लेकिन जो है सो है। तो वेल तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके साथ साथ ही तुम्हें सलाह रही है इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या ये मूवी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वेल इन सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को अब यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी चैनल पे नए आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने डंकी के ऊपर भी बात की है, तो उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एज़ेटीवी।